कोर्ट में हमको फैक्ट को एस्टेब्लिश करना होता है। जो भी मामला, सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो। सिविल मामलों में हम प्लेंट दाखिल करते हैं, क्रिमिनल मामलों में कंप्लेंट है, एफआईआर। तो एक एलिगेशन होता है किस चीज़ के कंसर्निंग, कि आपको कोई राइट मिला हुआ है और वो राइट किसी के द्वारा उसका हनन किया जा रहा है, तो कोर्ट के माध्यम से हम उस राइट को एनफोर्स कराते हैं। तो क्या चीज़ प्रूव करना होगा हमें कि जो राइट है और उसके कंसर्निंग जो कोर्ट के माध्यम से हम उसको एनफोर्स कराना चाहते हैं, और दूसरे के ऊपर जो ड्यूटीज़ है, उसके ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? Yes, what impossible? Very good. The duties enforceable by law is known as obligation. बाध्यता। जो ड्यूटी इम्फोर्सेबल बाय लॉ है वो ऑब्लिगेशन है। क्या सभी ड्यूटीज इम्फोर्सेबल बाय लॉ होती है? नहीं होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इम्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं। तो हम लोगों ने अब तक जो भी पार्ट 3 तक देखा, उसमें हम लोग उसकी रेलेवेंसी को देखें, प्राइमरी सक्सेस को देखें, डॉक्यूमेंट्री और सेकेंडरी एविडेंसेस के कंसर्निंग हम लोगों ने बातें की, ओरल एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस के कंसर्निंग बात की। अब ये जो चैप्टर 7 है और पार्ट 4 है, देखिए किसके कंसर्निंग बात कर रहा है। कहता है कि प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, यानी जो आप एविडेंस, साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, वो किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, कौन करेगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। क्योंकि एविडेंस और प्रूफ में फर्क क्या है? द इफेक्ट ऑफ एविडेंस इज प्रूफ, तभी तो वो सबूत बनेगा। और इसका जो चैप्टर 7 है वो किसकी चर्चा कर रहा है? ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ। हमारे पास 2 शब्द हैं, एक बर्डन ऑफ प्रूफ है, अदरवाइज ओनस ऑफ प्रूफ है। एक सबूत का भार, दूसरा साबित करने का भार। जजमेंट में क्या चार्जेस होनी चाहिए?
सभी कोई जजमेंट आता है इसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, दूसरा पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, तीसरा डिसीजन देयरऑन, जो भी पॉइंट्स हमने डिटर्मिनेशन के लिए तय किया है उसके कंसर्निंग, और फोर्थ रीजन फॉर डिसीजन, किस वजह से आप वो डिसीजन दे रहे हैं, क्या रीजन है उसके लिए। जो स्मॉल कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट होता है, मतलब लघु वाद न्यायालय, जो मामला बहुत स्मॉल केसेस से कंसर्न, जो 1000 रुपये तक की बात आती है, उसमें अगर कोई जजमेंट दिया जाता है तो ये चारों चीज़ों को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन देयरऑन उतना ही पे हो जाता है। लेकिन बाकी जितने भी जजमेंट्स हैं स्मॉल कोर्ट के अलावा, उसमें ये चारों चीज़ों का होना अनिवार्य है। ये आपके CPC में प्रोविजन है, ऑर्डर 20 रूल 44। तो आप जब जजमेंट देंगे तो निश्चित रूप से आप पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन तय करेंगे। ये पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्या है? यही है फैक्ट इशू। फैक्ट इशू का मतलब जिसमें एक पक्षकार ग्रह करता है, दूसरा पक्षकार डिनाई करता है, विवाद उठता है, विवाद के कंसर्न में लिखता है कि किन बातों पे विवाद है और किन चीजों को साबित करना है। यहाँ तक समझ गए? तो आप जब फैक्ट ये एविडेंस देने की बात कब आती है? किस स्टेज में आप एविडेंस देते हैं? आप सबसे पहले क्या करते हैं? अगर मामला सिविल है तो प्लेंट दाखिल करते हैं, प्लेंट के अकॉर्डिंगली रिटन स्टेटमेंट दाखिल होता है। रिटन स्टेटमेंट के बाद दोनों की जब बातें हो जाती है तो फैक्ट इन इशू जो है वो देखा जाता है। जब फैक्ट इन इशू हो गए तो सवाल है कि प्लेंट कौन दाखिल करता है? प्लेंटिफ। क्रिमिनल मामलों में या तो कंप्लेंट दाखिल करेंगे या फिर FIR लॉस होगी। उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, और अपराध का मतलब कोई एक्ट और ओमिशन which has been prohibited by law for the timing enforced, कोई ऐसा कार्य या लो जो विधि द्वारा वर्जित है। अगर कोई इस तरह की बात है तो इन सभी चीज़ों में क्या हो रहा है? आप किसी अधिकार की डिमांड कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा वर्जित है और वो किसी व्यक्ति ने किया है। तो इनिशियल स्टेज में जो चीज़ें होती हैं कि आप या तो प्लेंट दाखिल करते हैं FIR या कंप्लेंट, तो उसके कंसर्निंग आप क्या कह रहे हैं कोर्ट से कि हमें मेरा अधिकार प्रवर्तित करवाइए, कोई ऑब्लिगेशन है उसको लागू करवाइए। ये आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं। जब कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं तो कोर्ट को तो पता नहीं है कि फैक्ट क्या है। आपके बातों को, आपके एलिगेशन को ध्यान में रखते हुए क्या कहेगा कि विपक्षी तुम इस बात को साबित करो, या उस व्यक्ति को कि जिसने केस दायर किया है वो व्यक्ति साबित करे। किसको कोर्ट कहेगा? इसलिए हमने 2 शब्द इस्तेमाल किया, एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ, दूसरा ऑनर्स ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत का भार, ऑनर्स ऑफ प्रूफ साबित करने के बाद। इन दोनों में कोई फर्क दिखता है क्या आपको? क्या फर्क है? बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता, ऑनर शिफ्ट होता है। कैसे नहीं शिफ्ट होता? क्योंकि जो प्लेंटिफ या प्लेंट दायर करेगा हमेशा उस पर बर्डन रहेगा प्रूफ करने के लिए कि आपको केस साबित करना। हमेशा गलत शब्द है, हमेशा उस पर ऊपर रहेगा, ये गलत शब्द है। जैसे ही आप केस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केस के कंसर्निंग बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, क्योंकि आप अपना केस फर्स्ट एस्टेब्लिश करेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी, वरना केस खारिज भी हो जाता है, कंप्लेंट डिसमिस भी हो जाते हैं, FIR में भी फाइनल रिपोर्ट लग जाते हैं। ये सभी चीज़ें हैं। तो जिस वक्त आप केस एस्टेब्लिश करते हैं तो चूँकि प्राइमा फेसी आपके ऊपर है, चूँकि आप ला रहे हैं बात,
या आप ला रहे हैं या आप ला रहे हैं कंप्लेंट, तो आप अपना केस एस्टेब्लिश कीजिए। देखिए क्या कहता है इसके, जब बर्डन ऑफ प्रूफ पर बात करता है, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. कोई ना कोई फैक्ट का एग्जिस्टेंस होगा जिसके आधार पे वो केस लाया जा रहा है, तो आप उस फैक्ट को, उसके एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश करना बर्डन ऑफ प्रूफ, और जिसके ऊपर ये रहता है यही बर्डन ऑफ प्रूफ। ये प्राइमा फेसी चूंकि आप केस ला रहे हैं तो आपको एस्टेब्लिश करना है कि आपका केस जेन्युइन है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है। सिविल मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर? प्लेंटिफ के ऊपर। क्रिमिनल मामलों में प्रोसिक्यूशन के ऊपर। एक अंतर ये आता है, जब ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात करेंगे किसी साबित करने का बात, तो ये हो सकता है कि आपने अपनी बात रखी और उसके पक्ष में कोई भी एविडेंस नहीं दिया, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो क्या होगा अगर आप प्लेंटिफ हैं और एविडेंस कुछ नहीं दे रहे, आप कंप्लेंट फाइल करते हैं और एविडेंस कुछ नहीं दे रहे, और दोनों पक्ष से कोई एविडेंस नहीं है, न आपने दिया न डिफेंडेंट ने दिया, न प्रोसिक्यूशन ने दिया न ऑपोजिट पार्टी ने दिया। अब आप एक बात बताइए, ऐसी स्थिति में क्या सीन बनेगी? कौन व्यक्ति असफल हो जाएगा अगर दोनों तरफ से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाए? तो पहली चीज है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहता है जब प्राइमा फेसी आपको केस को एस्टेब्लिश करना रहता है, और ये हमेशा क्रिमिनल मामलों में प्रोसिक्यूशन पे ही रहता है और ये कभी नहीं चेंज होता। पहली बात समझ लीजिए, क्रिमिनल मामलों में प्रोसिक्यूशन पे, और वो पूरे केस के दरमियान कभी चेंज नहीं। साबित करने का भाव भी ओनर्स ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर। सिविल मामलों में ये शिफ्ट करते रहता है। प्राइमा फेसी जब आप अपने केस को एस्टेब्लिश करते हैं तो प्लेंटिफ के ऊपर, जब आप कोई एविडेंस देते हैं उस एविडेंस के अगेंस्ट में कोई एविडेंस दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में फिर वो शिफ्ट करते रहता है साबित करने का भाव। इस बात को समझ लीजिए, क्रिमिनल मामलों में ये भार कभी भी शिफ्ट नहीं करेगा और हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहेगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे। और सिविल मामलों में ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट करते रहेगा। कारण क्या है इसके पीछे? आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों दोनों में क्या एक जैसा है? नहीं है। सिविल मामलों में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? कौन सा प्रिंसिपल है वो? यस, वेरी गुड, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना बाहुल्य का सिद्धांत। इसमें ये चीज होती है कि अगर आपको 100% किसी चीज को प्रूव करना है और आपने 51 प्रूव कर रखा है, तो आपके पक्ष में जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि 100% प्रूव करने की बॉन्डिंग नहीं है। क्रिमिनल मामलों में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। ऑल रीजनेबल डाउट मतलब जिस रीजनेबल डाउट का मतलब ये होता है कि जो अब रीजन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% प्रूफ करना, ये कभी संभव नहीं कि 100% किसी चीज़ को प्रूफ कर दिया जाए। बस इतना ही होना चाहिए कि जो डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं, और अब सिर्फ एक ही बात का आप उपधारणा कर सकते हैं कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है, इसके अलावा और किसी ने अपराध नहीं किया। जब इस निष्कर्ष पे पहुंच गया तो आप जजमेंट दे सकते हैं। तो हमने कहा कि जब पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन आएगा और डिसीजन देयर ऑन होगा, उसके बाद रीजन फॉर डिसीजन जब आप लिखेंगे
तो यहाँ जब आप केस डिसमिस करेंगे तो क्या रीजन लिखेंगे? अगर सिविल मामला है तो केस एस्टेब्लिश नहीं हो सका ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, और क्रिमिनल मामला है तो अगर एक्यूज्ड को बरी कर रहे हैं वैसी स्थिति में नहीं, बेल थोड़ी जा रहा है मामला, साक्ष्य के अभाव में या संतोषजनक रीजनेबल डाउट तक प्रूव नहीं हो सका तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इसे हम बरी कर, तो ये रीजन आपको लिखना होता है डिसीजन जिस वक्त आप देते हैं। ठीक है, आइए देखिए, कहता है इलस्ट्रेशन को देखिए, ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम व्हिच ए सेज बी हैज कमिटेड। ये किस तरह के मामले का जिक्र कर रहा है? क्रिमिनल मामला। यहाँ क्या हो रहा है? कोर्ट से क्या वो जजमेंट मांग रहा है कि बी को पनिश किया जाए उस क्राइम के लिए जो बी ने किया है। क्या करना है? ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। अगर बी ने चोरी की तो ए को क्या प्रूव करना होगा? ए कौन है? प्रोसिक्यूशन। इसको क्या प्रूव करना होगा कि ए ने चोरी की जो परिभाषा है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको फुलफिल करना होगा। समझ रहे हैं? आप कैसे साबित करेंगे? क्या है चोरी की परिभाषा में? कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? 5। फर्स्ट, चोरी मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की? मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो पहला प्रॉपर्टी मूवेबल है। दूसरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। थर्ड, किसी व्यक्ति के पोजीशन में था, या पोजीशन की बात करता है, ऑनरशिप की बात नहीं करता है। किसी व्यक्ति के पोजीशन में था और उसके पोजीशन से बिना उसके कंसेंट से हटाया। ये सभी के सभी चीज़ों को जब आप प्रूव करेंगे तो चोरी का इंग्रेडिएंट फुलफिल हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि बी ने चोरी की। यानी प्रोसिक्यूशन को इन सभी इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करना होगा। उसके लिए चाहे वो ओरल एविडेंस दे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, जिस तरीके के भी साक्ष्य को पेश करे, तो प्राइमा फेसी उसको अपना केस एस्टेब्लिश करना है। सेकेंड वन इज उसको साबित करना है। ठीक है, देखिए, ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजीशन ऑफ बी by reason of facts which he asserts and which B denies to be true. A must prove the existence of those facts. इन सभी चीजों में हो क्या रहा है? क्रिमिनल मामले में क्या कर रहा है कि ए ने चोरी की है। ये assertion है। डिनाइल क्या होगा? नहीं किया। सेकंड वाले स्टेशन को देखिए, A desires to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B by reason of fact which he asserts and which B denies. Points to be determination में क्या होगा? लैंड या तो उसकी है या नहीं है। A must prove the existence of those fact. A को प्रूव करना, यानी क्या देख रहे हैं कि जो एसेट करता है उसको ही प्रूव करना होता है। एसेट मतलब जो एलिगेशन लगा उसने चोरी की, एसेट कर रहा है। ये लैंड मेरा है, कब्जा कैसे होगा? ये लैंड मेरा है। जब वो कह रहा है कि लैंड मेरा है तो उसे प्रूव करना है। क्या लगता है कि सिर्फ एसेटन को कैसे हम साबित करेंगे? सिर्फ स्टेटमेंट से? अगर कोई मकान मालिक है और उसने एग्रीमेंट कर रखा है किराएदार को कि वो एक सर्टेन समय में मकान का मरम्मत करवाते रहेगा और उसके आधार पे वो उसके एविक्शन का सूट लाता है जिसमें ये कहता है कि उसने मकान की मरम्मत नहीं की। अब ये क्या कह रहा है? उसने मकान की मरम्मत
नहीं, ये असर्टेन है कि डिनायल है? क्यों? तो नहीं लगा हुआ है। वो नहीं किया, ये असर्ट कर रहा है। ओमिशन है, ओमिशन कुछ काम था करना, कुछ हमने अभी क्या कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है? वही बस असर्ट कर जो असर्ट कर रहा है। ये अभी क्या किया स्टेटमेंट देके? उसने मकान की मरम्मत नहीं की। ये सर्टेन है कि डिनायल है? असर्ट है, कैसे? क्योंकि वो उसको उसका जो लायबिलिटी एस्टैब्लिश किया था वो तो करने के कंसर्न न किया था। हाँ तो नहीं किया, तो वो असर्टेन कर रहा है उस फैक्ट को कि वो नहीं किया। नहीं, स्टेटमेंट क्या आती है? अभी हमने क्या किया, जो असर्ट करेगा उसे प्रूव कर लेंगे। तो जब भी हम इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि असर्शन है कि डिनायल है, तो वैसे स्थिति में हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म को देखेंगे, ये नहीं कि उसके स्टेटमेंट को देखेंगे। इसको दूसरे तरीके से कैसे वो कर सकता है? उसने मकान को जर्जर होने दिया, ये असर्शन था। उसने मकान की मरम्मत नहीं की, उसने मकान को गिरने दिया, उसने मकान को जर्जर होने दिया, ये असर्शन है। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था, उसने क्या कहा था? उसने मरम्मत नहीं की। तो हमें हर वक्त ये देखना होगा कि असर्टन का मतलब ये नहीं होता है असर्शन कि जब हम उसका डिनायल जैसे कोई शब्द हो तो मान लें, उसके टोटल कंटेंट को देख के हम उस निष्कर्ष में पहुंचते हैं। ठीक है? जो पॉजिटिव चीज़ों का बात करता है वो असर्शन, और डिनायल मतलब जो नेगेटिव चीज़ों की बात करता है। ये स्टेटमेंट असर्टेन करना हो या डिनाई करना हो? क्या ये स्टेटमेंट जो था कि इसने मकान का मरम्मत नहीं की। इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकता है? इसलिए हमने कहा कि उसके टोटल कंटेंट को देख के हम इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे। उसने मकान का मरम्मत नहीं किया, नहीं लगा हुआ है, तो हमें क्या लगता है कि डिनायल है। इसका दूसरे तरीके से क्या कहा जा सकता था? उसने मकान को गिरने दिया, इसका मतलब असर्शन। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उसने मकान को गिरने दिया और उसने मकान का मरम्मत नहीं किया, दोनों एक ही चीज़ है। वो क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहा है? क्योंकि जो लायबिलिटी उसके ऊपर एस्टेब्लिश की गई थी उसने उसको फुलफिल नहीं किया, और इससे मेरा अधिकार का हनन हुआ है। इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ को जब हम चेक करेंगे तो उसके कंटेंट के संदर्भ में चेक करेंगे, ना कि स्टेटमेंट के कंसर्न में चेक करेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर। पहली बात, सिविल मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करेगा। अब हम बर्डन ऑफ प्रूफ इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि प्राइमरी फेज में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात उठती है, और बाद में ओनर्स ऑफ प्रूफ यानी साबित करने का भार जब आएगा तो शिफ्ट करते जाता है। इसका मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट नहीं करता, ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट करते जाता है। एक अंतर ये है आपका। क्यों बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं करेगा? क्योंकि एस्टेब्लिश करना है आपके अपने केस को। तो जब आप कोर्ट से ये चाह रहे हैं कि कोई जजमेंट आए आपके पक्ष में, तो वैसे स्थिति में जो भी आप जिन फैक्ट्स पे आप विश्वास करते हैं उस फैक्ट को साबित करने का भार आपके ऊपर है, और ये आप ही के ऊपर बर्डन एस्टेब्लिश किया गया है क्योंकि कोर्ट में आप आ रहे हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन है या फिर प्लेंटिफ बन गया। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं करेगा, ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट करते रहेगा। क्रिमिनल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे ही रहेगा, ओनर्स ऑफ प्रूफ भी हमेशा प्रोसिक्यूशन पे ही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं करता। ठीक है, आइए ये जो चैप्टर है कहां से कहां तक है? सेक्शन 104 to 120। बर्डन ऑफ प्रूफ हमने कहा कि शिफ्ट नहीं करेगा, लेकिन 4 ऐसे कंडीशन हैं जहां वो उसकी स्थिति बदल जाती है।
Follow? Presumption. ये 4 कंडीशन आने पे बर्डन ऑफ प्रूफ से निजात मिल जाती है। प्रिजम्पशन यानी कि कुछ उदाहरण कोट कर लेती है, जैसे 7 वर्ष तक किसी व्यक्ति का उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं सुना जाना जिससे स्वाभाविक रूप से उसकी मुलाकात होती, उसके द्वारा उसका सुना जाना संदर्भित था। अगर ये चीज़ें नहीं हैं पिछले 7 सालों तक तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि वो व्यक्ति जीवित है कि मर गया। ये प्रिजम्पशन है। तो फिर आपको उसका ये नहीं साबित करना होता है कि वो व्यक्ति मर गया है। ये प्रिजम्पशन है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है, रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि नहीं व्यक्ति जीवित है तो ऐसी स्थिति में साबित करने का भार उस पे सेट हो जाता है। प्रिजम्पशन से फायदा क्या हुआ कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया तो अब आप बर्डन ऑफ प्रूफ से, ओनर्स ऑफ प्रूफ से मुक्त हैं। दूसरी चीज एडमिशन। अगर कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन के थ्रू कोई एडमिशन और कॉन्फेशन में आप समझ रहे हैं, एडमिशन का ही स्पेसिस है कॉन्फेशन। अगर वो कोई कॉन्फेस करता है या एडमिशन करता है तो वैसे स्थिति में उस तथ्य को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। प्रोविजन है ना, जो तथ्य स्वीकृत है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी आप मुक्त हो जाते हैं। एस्टॉपल, एस्टॉपल का एक प्रिंसिपल है जिसके तहत क्या कहा जाता है, ब्रीफ में समझ लीजिए क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग की जो होगी उस टॉपिक पे होगी। उसमें ये कहता है कि एक व्यक्ति अपने घोषणाकार या लोक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि कोई फैक्ट सही, जबकि सही होता नहीं, और उस व्यक्ति ने उसके घोषणाकार या लोक पे आकर अपने लीगल स्टेटस में कोई परिवर्तन कर दिया। तो जो पहला व्यक्ति था जो घोषणाकार या लोक कर रहा था, फिर उसको अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। फिर उसने एक बार जो किसी को विश्वास दिलाकर उसके लीगल स्टेटस में चेंजेस किया है, फिर उसको अपने वापस ये कहने के लिए कि नहीं वो मैं मजाक में कर रहा था या मैं उस वक्त मैं जानता नहीं था, इन सब चीज़ों को करने की इजाज़त नहीं होगी। दिक्कत क्या है कि एस्टॉपल हमेशा इस पे लागू होगा सिर्फ सिविल मामलों से। स्पेसिफिक फैक्ट, कुछ ऐसा फैक्ट है जो उस व्यक्ति के ही सिर्फ जानकारी में है। तो जिस व्यक्ति के जानकारी में है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिपेंडेंट, उसको ही ये साबित करना होगा। जैसे आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और आपने टिकट खरीद रखा है, या बेटिकट पकड़े जाने पे आप कहते हैं कि हमारे पास टिकट था गुम हो गया। तो टिकट खरीदा था नहीं खरीदा था ये आपकी जानकारी में, तो ये अब आपको साबित करना है। कोर्ट ये मान के चलेगी कि आपने टिकट नहीं खरीदा था। स्टैम्प पेपर पे लिखा के दीजिएगा कि स्टैम्प मैंने स्टैम्प पेपर पे लिखा रहता है नीचे, बोनस इज ऑन द पर्सन हु यूजेस इट। हाँ, तो उसका आप मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसी के ऊपर ओनर से समझ रहे हैं, या फिर आपके अंदर क्या चल रहा है, मतलब इंटेंशन आपका क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, ये तो पर्टिकुलरली वही व्यक्ति जानता है कि कोई एक्ट अगर किया गया है तो किस इंटेंशन से किया गया है।
उसमें बोनाफाइड था, कोई मालाफाइड था, वो किस इंटेंशन से काम कर रहा है स्पेशली वो उसके नॉलेज में है। तो जब इस तरह का कोई फैक्ट है तो एस्टेब्लिश करने का भार किस पे चला जाता है, जिस व्यक्ति के। अब बर्डन ऑफ प्रूफ में आपके पास जितने भी फैक्ट हैं उन सबको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, समझ रहे हैं। और स्पेसिफिक फैक्ट के कंसर्निंग उस स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फैक्ट को जो आपकी जानकारी में है वो आपके ऊपर, यानी कि अगर ये चार चीज हैं तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ के कंसर्निंग जो भी आपका प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है, समझ रहे हो, चाहे क्रिमिनल मामला हो सिविल मामला हो। लेकिन तब ये है कि एक बात बताइए कि हमने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि क्रिमिनल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, हर वक्त रहेगा, शुरू से लास्ट तक। आइए इसको हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा। देखिए क्या कहता है 105, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए suit of proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side। ये क्या कहता है, suit मतलब सिविल मामला, प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल मामला। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग तो एक प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कार्यवाही, कार्रवाई जो कर रहे हैं। सूट तो निश्चित रूप से सिविल मामले है। सूट की तो परिभाषा भी दी हुई, क्या है सूट की परिभाषा, कितने लोग हंसराज गुप्ता वाला केस पता है, उसमें सूट को परिभाषित किया गया है। हाँ हाँ, क्या है सूट की परिभाषा, क्या दी गई उसमें? हंसराज गुप्ता वर्सेस एस्टीम्ड कंपनी, एस्टीम्ड जब आप वाद पत्र प्रस्तुत करते हैं बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, जब भी आप प्लेंट डालते हैं, और प्लेंट किस वजह से डालते हैं, और अभी हमने क्या कहा, 104 क्या कह रहा है, आपका जवाब हर वक्त नहीं मौजूद रहता। Whoever desires any court to give judgment as any legal right or liability depend on the existence of right, which he asserts। एक लीगल राइट है कोई आपका, और लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट का एग्जिस्टेंस होगा तभी तो आपके पास लीगल राइट और कोई दूसरे के ऊपर लाइबिलिटीज आएगी। तो उसको जब जिस चीज को आप असर्ट करते हैं उनको ही साबित करना होता है आपको, तो उसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। हम लोग कहें कि ओनर्स ऑफ प्रूफ कब होगा कि जब दोनों पक्षकार से किसी भी पक्षकार के द्वारा कोई भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया जाए। तो कौन व्यक्ति फेल कर जाएगा, जो सेट करता है। जब फेल कर जाएगा इसका मतलब क्या है, किसी ने प्लेंट लाया होगा वो फेल कर जाएगा, कोई एफआईआर कोई कंप्लेंट आई होगी वो फेल कर जाएगी। कब की स्थिति में, जब दोनों तरफ से कोई भी एविडेंस न दिया जाए। तो वैसे स्थिति में ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, जो उस केस को बचाना चाहता है, जो उस केस को एस्टेब्लिश करना चाहता है, ये शिफ्ट करेगा। लेकिन क्रिमिनल मामलों में हमेशा के हमेशा प्रोसिक्यूशन पे लगेगा, समझ रहे हैं। देखिए क्या, A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere. He must prove it. क्या कह रहा है, A ने
ये किसको प्रोसिक्यूट कर रहा है? किस चीज के लिए? थेफ्ट के लिए। और ये साथ में क्या कर रहा है? उसने एडमिट कर रखा है किससे? सी से। तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है? ए के ऊपर वो एस्टेब्लिश करेगा। दूसरी चीज, we wishes to court to believe that at the time in question he was elsewhere. alibi, क्योंकि अगर वो उस वक्त घटना के समय वहां था ही नहीं तो इसे क्या मिल जाएगा? Benefit of doubt. प्रूव हो जाएगा कि चोरी नहीं किया। अच्छी तरह से इस चीज को समझिए। घटना करने के लिए उस व्यक्ति का उस समय वहां उपस्थित होना जरूरी था। जब यही साबित हो जाए कि उस टाइम पे, क्वेश्चन ऑफ टाइम पे वो वहां है ही नहीं, तो क्या वो व्यक्ति चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जैसे एलिबाई उसने प्रूव कर दिया, उसने क्या कर दिया? वो उस घटना से जिसके ऊपर उसके एलिगेशन लगे हुए थे उससे वो मुक्त हो गया। मतलब कैसे कर सकते हैं? लेकिन अभी हमने क्या कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? प्रोसिक्यूशन के मामले में, सॉरी क्रिमिनल मामले में। और बी कौन है? बी तो प्राइवेट पर्सन। बी प्राइवेट पर्सन है। बी प्रोसिक्यूट्स। बी कौन है? बी प्राइवेट पर्सन। B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere. ये वे व्यक्ति है ना जिसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, ये एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड ना अलीबाई का प्ले ले रहा है। ये कैसे बीच में आ गया? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा? ये तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना था ना, उसने चोरी किया। वो तो कह रहे हम थे ही नहीं वहाँ पे, तो वो प्रूव करेगा ना। ये तो कहना ही नहीं था उसको, क्योंकि हमने क्या कहा शुरू से लेकर लास्ट तक, ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल मामलों में सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे रहा है। क्यों देगा? अब यही पूछ रहे हैं कहाँ लिखा हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ? ये सेट कर रहा है। आइए बर्डन ऑफ प्रूफ परिभाषा फिर से एक बार देख लीजिए। वो डिनाई कर रहा है। हमने अभी आपको क्या बताया? दो चीजें बताई, बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ। किसी मामले में कोई व्यक्ति अभियुक्त है, क्या उसको साबित करना होता है कोई चीज? प्रोसिक्यूशन के ऊपर लायबिलिटी है वो साबित करे। वहां पे था कि नहीं था? चोरी था तभी तो बोला चोरी किया। और ये क्या प्ली ले रहा है? हम थे ही नहीं। हम नहीं थे। ये किस तरीके का फैक्ट? तो सर ये उसका प्रूफ दे रखा है नहीं। हाँ? नहीं स्पेसिफिक फैक्ट है। ये specific fact है। अभी आपने बताया ना कि कैसे चेंज हो जाता है। तो इसको भी प्रूफ करना होगा। तो उसके ही जानकारी में न है, इसलिए ऐसी स्थिति में शिफ्ट कर वो मामला लेकिन कब? इस चीज को समझ लीजिए, जब प्रोसिक्यूशन मामला एस्टेब्लिश कर दे तब, बीच में नहीं। इसके सिर्फ ट्रायल का टाइम। एविडेंस तो ट्रायल के वक्त ही आता है ना, उससे पहले कहाँ आता है? एविडेंस आप कब देते हैं? ट्रायल के वक्त ही देते हैं। अब तब तक तो जो भी प्रोविजन है, जेल इज ए एक्सेप्शन, बेल इज ए राइट। जेल इज एन एक्सेप्शन। जब आप कोर्ट में समय पे उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ऐसी संभावना है, या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे, या जो भी साक्षियों को धमकाएंगे, या आप विदेश भाग जाएंगे, जब इस तरह की बात है तब ना आपको बेल ग्रांट नहीं होगा। ऐसे तो अंडर ट्रायल है, आपको बेल क्यों नहीं देंगे? अवेलेबल ऑफेंस है तो देंगे ही देंगे। अवेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद कब नहीं देंगे? ट्रायल में पार्ट नहीं लीजिएगा। अवेलेबल ऑफेंस है फिर भी बेल नहीं देंगे।
उसी बेलेबल ऑफेंस की पुनरावृत्ति हो रही है तो वापस से समझ रहे हैं? आइए बस वो हम लोग उसमें देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी यहाँ के लिए समझ लीजिए, पहली चीज़ समझें इस चीज़ को कि प्रोसिक्यूशन को पहले एस्टेब्लिश करना होगा। ये मामला जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है देन एक्यूज्ड अपने प्ली में ये देगा, या तो जनरल एक्सेप्शन में आता है, स्पेसिफिक फैक्ट है जिसके कंसर्निंग वो चीज़ों को दे सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ यही है। ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा या नहीं होगा और इसको शिफ्ट होगा। Safety cases में तीनों मामलों में? नहीं होगा जब अगर ये चार चीजें तो फिर शिफ्ट कर जिसमें ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ सिविल मामलों में लागू होता है। ठीक है, आइए। The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on that person who wishes to give such evidence. कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहते हैं तो पहले क्या साबित करना होगा? वो व्यक्ति मर गया। तो प्राइमरी आपको क्या प्रूव करना है कि जिस व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन है वो व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं नहीं, तभी आप डाइंग डिक्लेरेशन दे पाएंगे। सेकेंडरी एविडेंस देने चाहते हैं, गारंटी नहीं है या खो गया जब भी पहले ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, तभी आप एनेबल होंगे सेकेंडरी एविडेंस देने के कंसर्न। वैसे भी हम लोग देख चुके हैं कि किस कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस दिया जाता है। सेक्शन 60 का प्रोविजंस लागू हो रहा है तभी आप एनेबल हैं सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सेकेंडरी एविडेंस देने के कैपेबल हैं। और दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन के केस में वो व्यक्ति जिसका डाइंग डिक्लेरेशन देने जा रहे हैं वो व्यक्ति मर गया है, ऐसे आप नहीं दे सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए उसी चीज को वो 107 में कहता है, ए विशेस टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बी's death. A wishes to prove by secondary evidence the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost. उसे प्रूव करना पड़ेगा तभी होगा। आइए 108 को देखिए क्या कहता है। ये जो आपका जनरल एक्सेप्शंस है कहाँ? आईपीसी तो अब वो हो गया सेक्शन 2 के सब संहिता सेक्शन 2 में ये सब जनरल सेक्शन 2। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आइए पहले पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ है। When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exception in भारतीय न्याय संहिता। जनरल एक्सेप्शन का जो सेक्शन है, पहले हमारा जनरल एक्सेप्शन भारतीय क्या कहते हैं आईपीसी में था, अब भी ये वही है तो सेक्शंस बदल गए। और विद इन स्पेशल एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जनरल एक्सेप्शन तो है ही आईपीसी में, कुछ स्पेशल एक्सेप्शन भी, कुछ परिभाषा के साथ प्रोविजो दिया रहता है। परिभाषा के साथ प्रोविजो देने का मतलब ये है कि वो जब प्रोविजो लागू हो जाएगा तो परिभाषा लागू नहीं होगी, क्योंकि प्रोविजो है वो उसका परंतुक है। जैसे परंतुक में मामला आ गया उस परिभाषा से आप मुक्त हो गए, आप उस ऑफेंस से मुक्त हो। Any exception or provision contained in any other part of that section or any law define the offence is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances. इसका मतलब क्या है? कोर्ट, पहली बात समझ लीजिए, कोर्ट shall presume, shall presume मतलब लीगल प्रिजम्पशन है, रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। कोर्ट ये मान के चलती है कि इस तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट ये मान के चलती है कि अभियुक्त दोषी है। हाँ? फिर बायस हो जाएगा।
जब भी कोर्ट के सामने एक्यूज्ड को लाया जाता है, कोर्ट ये मान के चलती है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसको इसीलिए ये भार दे दिया किसके ऊपर? प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि अब तुम एस्टेब्लिश करो सारे फैक्ट्स और सारे बर्डन ऑफ प्रूफ जो तुम्हारे ऊपर है कि व्यक्ति ने ही अपराध किया है, किसी और व्यक्ति ने नहीं किया। अब ये चाहता है कि मेरा मामला जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है या किसी प्रोविजन में आ रहा है, किसी परिभाषा में, या फिर स्पेशल एक्सेप्शंस के तहत आ रहा है। तो कोर्ट ये कहती है कि हम मान के नहीं चलेंगे कि इस तरह का कोई एग्जिस्टेंस है। इसका क्या मतलब? बड़ा प्रूफ आपके आप बताओ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एक्यूज्ड के ऊपर। अभी हमने क्या कहा? क्रिमिनल मामलों में हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक कभी शिफ्ट नहीं करेगा। ओनस भी उसी के ऊपर रहेगा। ये कब की बात है? असर तो वही कर रहा है ना कि मेरा जनरल एक्सेप्शन में। क्यों एसेट करेगा वो थोड़ी लाया। आप फिर गलत समझ रहे हैं। एसेट का मतलब होता है जिस वक्त आप फर्स्ट टाइम कोर्ट में आ रहे हैं। कोर्ट में आने का मतलब है कि जब आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हो, कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, वैसी स्थिति है। और ये जो सेक्शन 108 है, ये सिर्फ क्रिमिनल मामलों में लागू होगा ना। तो जो भी एलिगेशन आप लगा रहे हैं, इन सब के कंसर्निंग आपको प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। ये नहीं शिफ्ट होगा। तो जब वंस प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है कि ये जो लगाया हुआ एलिगेशन है ये साबित हो गया, इसके दरमियान दो बातें होंगी। एक तो ये कि जो वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है उससे ही न्यायाधीश को लगता है कि मामला जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है। ये न्यायाधीश को लगता है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, वैसे स्थिति में हो सकता है एक्यूज्ड साइलेंट हो, कुछ नहीं बोल रहा हो। जब ये प्रूव हो गया कि उसके ऊपर लगाया, तब ये शिफ्ट करता है, तब ये प्ली लेगा कि मेरा मामला जनरल, क्योंकि डिफेंस को प्ली लेने देना जाएगा। तो वैसे स्थिति में वो कहेगा कि मेरा मामला जनरल एक्सेप्शन में आता है। तो वैसे स्थिति में कोर्ट कहेगी कि प्रूव करो। कोर्ट इस तरह का प्रिजम्पशन नहीं करेगी कि आपका मामला जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है। यहाँ दो बातें हुई। पहला ये कि एविडेंस प्रोडक्शन के एविडेंस के दौरान ही कोर्ट को ये लगा कि इसका मामला जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है। तो क्या वैसे स्थिति में कोर्ट सो मोटो जनरल एक्सेप्शन का प्ली ले पाएगी? सर डिफेंस के वकील तो प्ली लेगा कि जनरल चलिए, नहीं लिया। करता है। नहीं लिया। फिर हमने एक सवाल आपसे पूछा है कि क्या कोर्ट सो मोटो जनरल एक्सेप्शन का प्ली ले लेगी? Yes, कोर्ट sir, लेती है, सर। सर। कोर्ट कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब क्या? लेगी 168 तो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, किसी व्यक्ति को विटनेस के तौर पर बुलाना, ये सब बातें हैं। यहाँ मामला है कि जनरल एक्सेप्शन के तहत उसका मामला आ रहा है। ये हम कोर्ट ही होके खुद ही इस चीज़ का प्ली लेंगे। जब वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस दिया तो उससे प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है ना, जज- साबित थोड़ी हुआ है। और दूसरी चीज सेक्शन 108 में क्या कर रहा है? देखिए लास्ट टाइम को, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस। कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि इस तरह का कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लग रही है, इस चीज को स्पष्ट हो लीजिए। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा अपना मामला। क्या वो प्रूव कर देता है, उसके बाद एक्यूज्ड कहेगा कि मेरा मामला जनरल एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि डिफेंस देना है उसको। उससे पहले नहीं, बीच में नहीं। और अगर उसने इस तरह का कोई प्ले नहीं लिया और एविडेंस से ही पता चल रहा है कि मामला जनरल एक्सेप्शन में आता है, तो कोर्ट सो मोटो लेगी। क्योंकि कोर्ट किस प्रिजम्पशन पे काम कर रही थी कि अभियुक्त निर्दोष है। दूसरा चीज अभी हमने कहा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है क्रिमिनल मामलों में? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
यानी कि कोर्ट के दिमाग में डाउट बैठ गया कि इसका मामला जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। समझ रहे हैं? वाली बात 108 कहाँ आएगा? देखिए, ए accused of murder alleged that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the fact, the burden of proof is on कारण अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का क्या मतलब है? वो कार्य नहीं, बुद्धि नहीं, इडियट नहीं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में सभी चीजें आती हैं। कॉन्सिक्वेंस नहीं जानता था वो। हाँ, उस कार्य की प्रकृति और वो विधि विरुद्ध है, ये उस चीज को समझने में अक्षम है जिस वक्त वो काम कर रहा है। यस, एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट वर्क, उस वक्त उस कार्य की प्रकृति और वो विधि विरुद्ध है, ये समझने में अक्षम है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो इडियसी की वजह से हो, इडियट है, उसका दिमाग ही नहीं, ओवर ड्रंकेड है, इतना पिए हुए है कि उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। ये भी स्थिति सेल्फ ड्रंक नहीं। हाँ, वो सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। सेल्फ ड्रंक करके अगर ये इंड्यूस्ड किया है अपने आप को, तब नहीं। ठीक है, तो जब ये मामला आएगा तो ये मामला जनरल एक्सेप्शन में चला जाएगा। इसलिए पहले एक को ही प्रूव करना है कि उस वक्त वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। दूसरा, a accused of murder alleged that the grave and sudden provocation he was deprived of the power of self control, the burden of proof is on him। क्या कहता है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, किसका एक्सेप्शन है? ये मर्डर का है। जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आप काम करते हैं तो वैसे स्थिति में आपका मामला 302 से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है? 304 पुराने वाले 302 से शिफ्ट करके 304। ठीक है, सेक्शन 117 of भारतीय न्याय संहिता 2000 whoever except in the case providing no voluntarily caused grievous hurt shall be subject to the certain punishment is charged with voluntarily causing grievous hurt under section 117। यानी जो पहले 325 थी और 335 थी, अब ये चेंज होके यहाँ उसका नंबर ब्रेक हो गया। तो वैसे स्थिति में जब आप चाहते हैं कि आपका मामला 335 में आए और अभी की स्थिति में 117 में आए, तो वैसे स्थिति में ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? उसके ऊपर। ठीक है, आपको समझने जैसी क्या चीज़ थी यहाँ? पहले ये कि एक्यूज्ड बीच में ये प्ले नहीं लेगा। जब प्रोसिक्यूशन इस फैक्ट को एस्टेब्लिश कर देगा तब ये लेगा, यानी प्रोसिक्यूशन उसके अपराध को साबित कर देगा, तब ऐसी स्थिति में वो करेगा। अगर उसने कुछ भी नहीं कहा लेकिन जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके अकॉर्डिंगली लगता है कोर्ट को कि मामला जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए when any fact is especially with the knowledge of any person, the burden of proving that the fact is upon him। अभी हमने क्या कहा था? जो स्पेसिफिक फैक्ट है जो उसके ही नॉलेज में है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर है जो ये जानता है। इसमें फर्क क्या है 104 और 109 में? एक 104 और 109 में क्या होता है? देखिए, जिस वक्त बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है उसके कंसर्निंग जितने भी फैक्ट होते हैं उन सबको साबित करने का भार 104 के ऊपर जो सेट करता है उसके ऊपर रहता है। उस नंबर ऑफ फैक्ट्स में एक कोई सर्टेन फैक्ट्स है जो स्पेसिफिकली उस व्यक्ति के नॉलेज में है, जो उसको जानता है, देन उस पर्टिकुलर फैक्ट को साबित करने का भार उस व्यक्ति पे होता है जो वो चीज़ को जानता है। इसके इलस्ट्रेशन को देख लीजिए, आप समझ जाएगा। When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstance of the act suggest, the burden of proving that the intention is upon him।
यानी कोई और इंटेंशन से काम कर रहा था। इंटेंशन कहाँ रहता है? ये तो मेंटल स्टेटस है, तो मेंटल स्टेटस तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के अंदर ही रहेगा, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उस इंटेंशन से काम कर रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ इंटेंशन प्रूव करेंगे, लेकिन वो इंटेंशन कोई और इंटेंशन है तो आप उससे प्रेरित होकर काम कर रहे थे, ये तो आप जानते हैं, इसलिए बेहतर है कि अब आप साबित कीजिए। समझ रहे हैं? अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, ए इज चार्ज्ड विद ट्रैवलिंग ऑन द रेलवे विदाउट ए टिकट। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड ए टिकट इज ऑन हिम। रेलवे एक्ट का 63 है, जिसमें आप अगर रेल में धोखा देने के आशय से बिना टिकट यात्रा करें तो वह पनिशेबल है। देखते हो मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है, तो उस वक्त जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फाइन है, जेल है, बहुत तरह की बात है, उसमें से फाइन पे थोड़ी छोड़ता है। फाइन है दसेंगे तो सिविल प्रिजन है, लेकिन ऑफेंस है ना, हाँ ऑफेंस है। हाँ? रेलवे सेक्शन 63। तो आपने टिकट खरीदा था, आपने टिकट लिया था, ये हम कैसे जानेंगे? क्या हाँ? टाइमिंग बताएंगे सर, तो उसी से रीच। अब पैटर्न ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? टीटी के ऊपर नहीं, जिसका टिकट मजिस्ट्रेट के ऊपर नहीं, जो ये कहता है कि मेरे पास टिकट था, अब उसको प्रूफ करना है, क्योंकि ये स्पेशल चीज है जो सिर्फ आपकी जानकारी में है कि आपने टिकट लिया था, नहीं लिया था, आपने रिजर्वेशन ली थी, नहीं ली थी, प्रोविजन आप सीनियर सिटीजन का फायदा ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, ये सब चीजें जो है रेलवे के कंसर्निंग वो सब चीजें। ठीक है, चलिए 110 को देखिए। When the question is whether a man is alive or dead, क्वेश्चन क्या है? कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया? देखिए 110 को जब आप पढ़िएगा 111 के साथ पढ़िएगा। पहले जो 107 108 था, अब वो चेंज हो गया 110 और 11। क्वेश्चन क्या है कि the question whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years. The burden of proving that he is dead is on that person who affirms it. ये किस तरह का प्रिजम्पशन है? नहीं प्रिजम्पशन नहीं है, ये प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप का है कि वो व्यक्ति जीवित है। क्या कंडीशन है कि पिछले 30 सालों के भीतर उसका जीवित होना ज्ञात है। भारतीय साक्षरता में 30 साल के पीछे पड़ा रहता है, 30 साल का डॉक्यूमेंट, 30 साल का वो। 30 साल तक अगर किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वो जीवित है, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि व्यक्ति जीवित है। क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति जीवित है या मर गया? 30 में जीवित, तो खाली ये प्रूव कर देना है कि 30 वर्ष के भीतर उसका जीवित होना ज्ञात है, तो मान लेंगे कि वो जिंदा है। जीवित है। अब इसी के साथ जस्टिस को देखिए 111। When the question is whether a man is alive or dead, यहाँ तक तो दोनों बराबर। And it is proved that he has not been heard for the 7 years by those who would naturally have heard to him if he had been alive. The burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it. क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के 7 वर्षों तक, ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, यानी जो आपका 111 है वो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, और 110 जो है प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप है। एक में ये प्रिजम्पशन है कि वो व्यक्ति जीवित है, एक में प्रिजम्पशन है कि एक व्यक्ति मर चुका है, और दोनों ही रिवर्टेबल प्रिजम्पशन, दोनों को साक्ष्य देके खंडित किया जा सकता है। पहली प्रिजम्पशन सर्वाइवरशिप के लिए लिमिटेशन पीरियड 30 ईयर, अगर 30 साल तक किसी व्यक्ति का जीवित होना ज्ञात है तो ये मान के चलेंगे कि व्यक्ति जीवित है, और जो ये कहता है कि वो मर गया, साबित उसको करनी है कि वो मर गया। साबित कैसे करेगा? दूसरी चीज, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के कंसर्निंग क्या कर रहा है
कि अगर 7 सालों के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति मतलब कौन, उसके संबंधी होंगे, उनके दोस्त होंगे, उनके मित्र होंगे, वो सोसाइटी जहाँ होता वहाँ जाता होगा, उनकी में से किसी के द्वारा पिछले 7 वर्षों से कुछ नहीं सुना गया, तो ये मान के चलेंगे कि वो व्यक्ति मर गया। मर गया तो जो ये व्यक्ति कहता है कि वो जीवित है, अब ये साबित उसको करना है। इसमें प्रिजम्पशन जो टाइमिंग है 30 साल और 7 साल, ये कब से काउंट हो? जब वो कहेगा, कौन कहेगा कि वो मर गया, जब केस सूट फाइल आप सूट फाइल करते हैं, पिछले 7 साल से नहीं सुना गया। आपने 14 साल बाद केस लिया, उससे 14 साल पहले तक नहीं सुना गया। आपने 7 साल इंतजार करने के बाद शादी कर ली, ये भी तो होता है ना। जब ये प्रिजम्पशन के व्यक्ति मर गया तो दूसरी शादी हम कर सकते हैं और पता चला कि व्यक्ति जीवित है, तो दोनों रहेगा। अब तो हो गया था। बैड न्यूज देख के आए क्या? अब तो हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। उसका तो शादी करना हो गया 7 भाई गोविंद, पहली बात है कि देखिए प्रिजम्पशन का क्या फायदा है, क्योंकि प्रिजम्पशन जैसे हमने कर लिया कि 7 साल तक के भीतर वो पत्नी के द्वारा भी नहीं सुना गया था, तो वैसे स्थिति में मान लिया कि वो मर गया, तो 7 साल के बाद तो इंटाइटल हो गई शादी करने के लिए, या हस्बैंड इंटाइटल हो गया शादी करने के लिए। तो वैसे स्थिति में ये प्रिजम्पशन का फायदा ये है कि चूंकि आपने जो आपका इंटेंशन था वो बोनाफाइड है। अब एकदम नहीं, आप ये भी बताइए कि एकदम तैयार है कि आज कल 7 साल पूरा हो रहा है, कल जाके शादी कर लेंगे, तो आप क्या चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो ये 7 साल का पीरियड कब से, यही सवाल पूछ रहे हैं, कब से 7 साल का पीरियड? तो ये सिर्फ प्रिजम्पशन है, किस तारीख से, इसका कोई प्रिजम्पशन नहीं है। जब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 7 साल के भीतर किसी के द्वारा नहीं सुना गया, तो ये टाइम पीरियड आपके ऊपर है कि अब आप साबित कीजिए कि पिछला 7 साल से उससे कभी नहीं सुना गया था। नेचुरली जिस वक्त आप केस फाइल करते हैं, जब मामला होता है, वैसे स्थिति में इसको हम देखते हैं कि 7 साल के पहले किसी को सब केस फाइलिंग नहीं किया, कौन, फिर भी प्रिजम्पशन 7 साल 30 साल हो गया। अच्छा वो केस नहीं फाइल किया और क्या आके कहेगा कि सुनो पत्नी मैं जीवित हूँ, उसको पहले वाले सेकंड वाले को मार के भगाओ, मैं आ गया। वो पार्टीशन कर लिया आपस में। कौन पार्टीशन कर लिया? आपको एक चीज समझ में आता है ना, देखिए एक चीज समझ लीजिए कि जब कोई अवैध कार्य है, यानी अगर शादी के रहते हुए अपनी दूसरी शादी करते हैं, तो सेकंड शादी नल एंड वाइड वाइड है, तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे? उसका तो कोई राइट ही नहीं बनेगा आपकी प्रॉपर्टी पे, सेकंड वाले का। लेकिन अगर उससे कोई संतान उत्पन्न हो गई तो उसका ठीक है। तो इसलिए वैसे स्थिति में कौन सा सीन है वो पर्टिकुलर फैक्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ समझ लीजिए जो 110 111 की चर्चा कर रहे हैं, आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें क्या है। तो 110 क्या चीज का प्रिजम्पशन है? सर्वाइवरशिप का। 111 ये दोनों स्थिति में कोर्ट प्रिज्यूम करके चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ 3 लोगों के बारे में एक प्रिजम्पशन है। कौन कौन है ये लोग? 112 में गौर से देखिए। When the question is whether a person or partners, पहला पार्टनर, दूसरा लैंडलॉर्ड और टेनेंट, तीसरा प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये 3 लोग के बारे में प्रिजम्पशन है। And it has been shown that they have been acting as such. The burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person who affirms it. कोई पार्टनर कहता है कि मैं पार्टनर नहीं, कोई किराएदार कहता है कि मैं किराएदार नहीं,
कोई एजेंट कहता है कि मैं एजेंट नहीं नहीं, तो जो ये कहता है कि नहीं हूं, उसको साबित करना है ना। कोर्ट क्या मान के चलेगी? कि ये जो रिलेशनशिप है पार्टनरशिप का, ये जो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट का, ये जो रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये मान के चलेगा। क्यों? कोर्ट ने न्यूटन फैसला पढ़ रखी है क्या? न्यूटन फैसला क्या है? देखिए आपका एक साइंस का भी सब्जेक्ट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और न्यूटन फर्स्ट लॉ तो कोई भी व्यक्ति जब भी किसी अवस्था में रहता है उसी अवस्था को मेंटेन करना चाहता है। जैसे अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा, अगर वो मोशन में है और स्टेट वे में है तो स्टेट वे में जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसका एक नया नाम भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लॉ इनर्शिया, तो ठीक है, और लॉ गैलीलियो, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर थे तो पार्टनर हैं, जब वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं तो हैं, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स न लगे। अगर प्रिंसिपल और एजेंट हैं तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। आप जब देखिएगा इसके साथ 119 का डी, सेक्शन 119 का डी, वहां भी प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। कहता है जो थिंग जैसी स्थिति में है तो मान के चलते हैं वो ऐसी स्थिति में अभी भी है। समझ गए? आइए, एक 112 के आगे वहां लिख दीजिए रेड विथ 119 का डी। न्यूटन्स लॉ न लिख दीजिए। When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. Possession is 9-point law. इसका मतलब क्या होता है? इसका पोजीशन में होगा 9 पॉइंट, हमने 10 पॉइंट नहीं कहा। 9 पॉइंट लॉ, ये स्टेटमेंट है, पोजीशन इज द 9 पॉइंट लॉ। इसका मतलब ये होता है कि अच्छा पोजीशन में कौन रहेगा आपको बताइए। नॉर्मली अगर आप नहीं जानते हैं, आप मेरे मकान में आते हैं और मैं मकान पे कब्जा किया हूँ, आप क्या मान के चलेंगे हम इस मकान के मालिक हैं? ऐसा क्यों मान लेते हैं? क्योंकि पोजीशन है। आपके हाथ में पेन है, हमें नहीं पता कि आपने छीन के लाया कि खरीद के लाया कि कहाँ से है, आपके हाथ में है तो क्या ये मानते हैं कि आप उसके स्वामी हैं? यही मानना होता है। तो यही बात वो कह रहा है। क्या कह रहा है? When the question क्या है कि whether any person is owner of anything which is shown to be in possession, क्या वह व्यक्ति किसी वस्तु का स्वामी है जो उसके कब्जे में है? तो कोर्ट क्या मान के चलेगी? The burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. इसका मतलब कोई व्यक्ति कहता है उस व्यक्ति का उस वस्तु या इस चीज का स्वामी नहीं है, तो उस व्यक्ति के ऊपर है जो ये कहता है उसका स्वामी नहीं। यानी कि अगर पोजीशन देख के कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि आप ऑनर है, इसलिए हमने कहा पोजीशन इज द 9 पॉइंट लॉ। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने किसी व्यक्ति को जबरन बेकब्जा कर रखा है, उसको उसके ऑनरशिप से हटा के खुद कब्जा कर रखा है, तो कोर्ट ऐसे मामलों में क्या 113 का प्ले लेगी?
क्यों? वो जान जाए कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है? जो कह रहा है कि वो ऑनर नहीं है, वो ऑनर नहीं है, हमको किसी ने हटा दिया मेरे मकान से और खुद कब्जा किए हुए। जिसको हटाया है उसको प्रूफ देना होगा। तो हम कहेंगे ना कि वह व्यक्ति स्वामी नहीं है। नहीं है, स्वामी इसका नाम है। स्वामी हम हैं, ऑनर हम हैं। हम मान लीजिए किराएदार, तो स्वामी तो हम भी नहीं। वो सेटलमेंट वाली सेटलमेंट। हाँ? और हमको किसी ने हटा के शिफ्ट कर दिया, तो क्या हम कोर्ट में अब जाके क्या कहेंगे? कोर्ट में क्या कहेंगे जाके कि हम स्वामी हैं? जी सर, लेंडर है बट मेरा बिना बताए बिना कंसेंट के मुझे नहीं और निकाला किसने? उसने, जो मकान मालिक खुद नहीं है। खुद नहीं है। क्या रेमेडी है बताइए? पहली बात बताइए, प्रिजम्पशन लागू होगा कि नहीं? कि प्रिजम्पशन साफ साफ क्या कह रहा है कि जिसका कब्जा है वो स्वामी है, ये प्रिजम्पशन कह रहा है ना। और जो ये कहता है कि स्वामी नहीं है, साबित किसको करना है? जो ये कह रहा है कि वो स्वामी नहीं है। तो इस केस में किसको साबित करना है? किराएदार साबित करेगा कि वो स्वामी नहीं है। वो सब मालिक साहब करेंगे। मालिक को थोड़ी निकाला है। किराएदार, हाँ तो वो बोलेगा किराए का सवाल उठा ही नहीं सकता ये ऑनर नॉट। रेंट क्यों? एग्रीमेंट दिखाएगा। रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर कर गया, रेंट एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, ओरल एग्रीमेंट के तौर पर रह रहे थे। तो ये नहीं हो सकता है तो मालिक मालिक को स्टेटमेंट देंगे क्या? रिटर्न या आउट किया। मेरा किराएदार कौन? सर रेंटर वाले को क्यों प्रूव करना होगा? वो तो जब मन करे वो तो निकाल सकता है। किसको? तो मालिक नहीं निकाला था ना, कोई थर्ड पर्सन आके निकाल दिया। हम मामले को ट्विस्ट कर दिया। मालिक निकालता तो कोई इशू नहीं था, तब भी इशू था, क्योंकि मालिक भी निकालेगा तो उसको जो लीगल प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली निकालना। एविक्शन सूट फाइल करनी होगी टेनेंसी एक्ट के तहत, देन वो उसके जो कंडीशंस उसको फुलफिल करना होगा, देन उसको एविक्शन बाय जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली निकालना है। ये थोड़ी है कि उठा के पटक के निकाल के बाहर चढ़, इसलिए वकील को देते हैं। इसलिए वकील को नहीं। नहीं मिलता सर जल्दी। नहीं देते। आप लोग क्या करके मकान लेते हैं? सर इनका पूछे क्या करते 4 हैं? महीना में मतलब- मॉल में काम करते हैं बोलते लिए थे और फिर देख के पकड़। विडम्बना है सर। अच्छा ठीक है, हम मान सकते हैं। और सिर्फ वकील के साथ बहुत सारे टेस्ट है, उनको लोन भी नहीं मिल देता है। जानता है कि कोई ना कोई नुक्स निकाल लेगा, रेमेडी को तो बैठ मेरी कोच के बैठ जाएगा, रिकवरी नहीं होने देगा। तो लॉ जानना अच्छी बात है, प्रिजम्पशन भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को लॉ की जानकारी होनी चाहिए। हाँ दीक्षा, क्या बताइए? गया में सर एक और हुआ था, 12 साल रहा था वहाँ पे, मालिक को ही बाहर निकाल दिया। हाँ तो एडवर्स पोजीशन है ना बड़ा सा। सर एडवर्स पोजीशन तब है जब उसको पता हो कि मैं बेदखल हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बीच में कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, तब की कंडीशन में। अगर मैं बेदखल हूँ और 12 साल तक आई एम साइलेंट ऑन माय राइट, देन हाँ उसी की बात कर रहे हैं। अगर एक बार भी अपने सूट फाइल कर दी तो एडवर्स पोजीशन काउंटिंग नहीं होती। या हम सूट फाइल भी नहीं करें लेकिन 100 साल तक वो कब्जा कर, लेकिन हमको नहीं पता कि वो कब्जा मुझसे कब्जा कर रहा है। 100 साल तक आप कहाँ थे? फॉर नहीं ये बात बताइए। फॉर एग्जाम्पल 100 साल ऐसे फिगर स्पीच। चलिए पहले इस चीज को समझिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या होगा और रेमेडी क्या है? अगर किसी कोई संपत्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे बेदखल किया गया है, क्या रेमेडी? पहली बात ये समझ लीजिए कि कोर्ट क्या प्रेज्यूम करके बैठ जाएगी? जो कब्जा किया उसी का है, जो कब्जा किया है उसी का है। उसी का है। इसलिए हमने कहा कि यह मामला सिर्फ उस मामलों में लागू होता है जहां अवैध कब्जा नहीं। ये प्रिजम्पशन वहां नहीं लागू होता है जहां अवैध कब्जा हो। समझ रहे हैं? इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अवैध चीज के लिए लॉ नहीं बनाया गया है। आपने वंस प्रूफ कर दिया गया कि आपको
फोर्सिबली डिस्पोजेस्ट किया गया है, देन ये प्रिजम्पशन ले लेंगे, क्योंकि कब्जे में तो वो आया लेकिन फोर्सिबली आया है। तो कंडीशन क्या है कि जो भी वस्तु आपके कब्जे में है ये हम मान के चलते हैं कि आप उसके ऑनर। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में कहता है कि आप उसके ऑनर नहीं, तो ये उस व्यक्ति को साबित करना है कि आप उसके ऑनर, अदरवाइज पोजीशन के अकॉर्डिंगली ये प्रिजम्पशन है कि आप ही ऑनर। ठीक, देखिए where there is a question as to the good faith of a transaction between parties। देखिए किसके बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, नहीं किसके बीच हो रहा है। One who stand to the other in the position of active confidence। पक्षकारों का संबंध सक्रिय विश्वास का है। किस तरह के पक्षकारों में संबंध सक्रिय विश्वास का होता है? एक तो ये कि एडवोकेट और क्लाइंट का बीच संबंध जो है एक्टिव कॉन्फिडेंस का है। पिता पुत्र के बीच जो संबंध है वो एक्टिव विश्वास का है। डॉक्टर और मरीज के बीच का जो संबंध है वो एक्टिव विश्वास का है, एक्टिव कॉन्फिडेंस। इसमें कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी क्या हुआ, क्लाइंट ने अपनी जमीन वकील साहब को लिख दी या वकील साहब लिखवा लिया, पुत्र से पिता ने उसकी संपत्ति लिखवा ली। इन सभी चीजों में डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? जैसे फादर सन, इनमें डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? फादर। क्लाइंट एंड अटॉर्नी, इसमें कौन डोमिनेटिंग पोजीशन में है? अटॉर्नी। डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर। तो इन सब चीजों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो गुड फेथ में हो रहा है। ये साबित करने के बाहर किसके ऊपर होगा? डॉक्टर के ऊपर, जी डोमिनेटिंग पोजीशन में है उसके ऊपर कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है गुड फेथ में हुआ है, एक्टिव कॉन्फिडेंस का संबंध था, इसलिए इस चीज को साबित करने का बाहर उस पे है जो डोमिनेटिंग पोजीशन, ये इस चीज को कहता है। Whether the is a question as the good faith of a transaction between parties, one of whom stands to other in position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction on the party who is the position of active confidence। आइए देखिए, the good faith of a sale by a client to an advocate is in question in a suit brought by the client। The burden of proving the good faith of the transaction किसके ऊपर रहेगा? एडवोकेट के ऊपर। कारण जान रहे हैं आप डोमिनेटिंग पोजीशन में एडवोकेट। The good faith of a sale by a son just come of the age to a father in question in a suit brought by the son। The burden of proving the good faith of the transaction इसके ऊपर जो भी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, और संबंध कैसा होना चाहिए? एक्टिव कॉन्फिडेंस का। तो वैसे स्थिति में यह साबित करने का भार कि ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ है उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो डोमिनेटिंग पोजीशन में, जो एक्टिव कॉन्फिडेंस के पोजीशन में होता है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, विश्वासिक संबंध है जो। ये एक प्रिजम्पशन है डिस्टर्ब्ड एरिया के इलाके में। पहले इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया 1984 में, जहां आतंकवादी क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, बाकी जगह जहां आसाम हुआ, छत्तीसगढ़, उन सब जगहों में। तो उसमें ये मान के चला जाता था कि अगर आप इसमें शामिल हैं तो आप टेररिस्ट हैं, ये प्रिजम्पशन कर दिया जाता था। अब आप साबित कीजिए कि आप शामिल नहीं थे और आप किसी और पर्पज से वहां पहुंचे थे। उसी चीज की कंसर्निंग की बात है। Where a person is accused of having committing any offence specified in subsection 2। देखिए subsection 2 को पहले। The offence referred in subsection 2 are following, namely ये सब जो है ना section 147, 148, 149 वही है। 121, 122, 123 राज्य के विरुद्ध किए गए अपराध के संबंध में जितने भी सेक्शंस हैं
उनकी जगह भी ये नया सेक्शन आ गया है, बढ़ते रह सकता है। तो कहता है क्या कि जब एक बार साबित हो गया क्या चीज का, and it is shown that such person had been at a place in such area at a time, वो व्यक्ति उस जगह पे उस खास समय बीच वहां था, when firearms or explosives were used at or from the place to attack or resist the member of any armed force। क्या क्या हो रहा है देखिए, या तो वो फायर आर्म का इस्तेमाल कर रहा है, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहा है, या जो व्यक्ति लगे हुए हैं उस उपद्रव को दबाने में उनको रेसिस्ट कर रहा है, उन सभी चीजों में public or acting in the discharge of their duty, it shall be presumed unless the contrary is shown that such person had committed such offense। इसको presumption है, लेकिन इस presumption को आप रिवर्ट कर सकते हैं। इतना समझ गए कि ये सब जगह लागू नहीं हो रहा है, ये उस इलाके में जहां वो जहां सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है। अब आइए 116 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। हाँ? कहता है कि विवाह के दौरान, वैध विवाह के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लेजिटिमेसी, उसके धर्मजत्व का निश्चय सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। इसके बारीकियों को समझिए क्या कर रहा है। हम कहते हैं कि हमारी कल शादी हुई, परसों एक बच्चा पैदा हो गया, कैसे पॉसिबल है? नहीं है। हम कहें कि बच्चा मेरा नहीं, कोर्ट कहेगी आप ही का। पहली बात समझ लीजिए कि जो गर्भाधान की अवधि होती है कितने दिन? 280 दिन या 10 चंद्रमास, लूनर पीरियड, 10 लूनर। ये जो पीरियड है, इसके पहले अगर बच्चा पैदा हो गया तो शादी जो होती है उसके बाद ही बच्चे पैदा होते हैं, ये प्रिजम्पशन है। अब ये कहता है कि the fact that any person was born during the continuance of valid marriage, शादी बिल्कुल वैलिड है। वैलिड मतलब पंडित जी ने मंत्र पढ़ा था, किस वैलिड मैरिज की बात की जा रही है? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हमने पहले भी कहा, शादी का रजिस्ट्रेशन तो मतलब नहीं, जो भी रस्म है। शादी का मतलब ये, चूंकि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया है ना, तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ सब पे लागू होगा ना। तो आप चाहे निकाह पढ़वाए हो, कलमा पढ़ा हो, जो कुछ भी किया हो, या फिर आपने विधि विधान से, मैरिज वैलिड है। माने एक स्पाउस के होते हुए आपने दूसरी शादी कर ली, ऐसी बात नहीं, वो सारी कंडीशन को फुलफिल करते। अगर वैलिड मैरिज है उसके ड्यूरेशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि वैलिड मैरिज के ड्यूरेशन में बच्चा पैदा हो। दूसरी कंडीशन, डिवोर्स हो गया हो, पति मर गया हो, किसी वजह से बैकग्राउंड हो, और उसके 280 दिनों के बच्चा पैदा हो। देखिएगा, the fact that any person have born during the continuance of valid marriage between his mother and any man, or within 280 days after its dissolution। dissolution किसी तरीके से हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, पति की डेथ हो सकती है, ये भी डिसोल्यूशन है। भाग गया हो, ये इसको डिसोल्यूशन नहीं करते, मतलब शादी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। 7 साल से वो तो फिर अलग ही है, वो तो फिर बात समझिए। और दूसरी कंडीशन कि माँ ने शादी नहीं की, बात समझ रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई है, चाहे डेथ से या डिवोर्स से, और माँ ने दूसरी शादी नहीं की। शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ, पहले इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, कंक्लूसिव प्रूफ है। और जानते हैं कंक्लूसिव प्रूफ का इफेक्ट, उसके
स्टोर पे एविडेंस देने की इजाजत नहीं। पहले 112 में था, अभी ये कूद के 116 में आ गया। That he is the legitimate child of that man. किसके बारे में प्रिजम्पशन है? किसका लेजिटिमेट चाइल्ड है? माँ का कि बाप का? दोनों माँ के साथ तो प्रकृति ने ऐसी सुविधा दी है कि वही गर्भ धारण करेगी, वही बच्चा पैदा करेगी, तो लेजिटिमेसी उसके कंसर्निंग नहीं प्रूव की जाती। पिता कौन है इसके कंसर्निंग जब बात आई, हु इज द लेजिटिमेट फादर, और वो किसका संतान है, तो वैसे स्थिति में ये लेजिटिमेसी ऑफ फादर की बात कर रहा है और सन की बात कर रहा है। ये रिलेशनशिप फादर और सन, सन का मतलब डॉटर भी, सन और चाइल्ड के बीच की बात कर रही है। आइए, shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man. यहां तक तो समझ गए कि किसका धर्मज संतान है? फादर का। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैन, मदर और फादर दोनों नहीं बोलना है, सिर्फ फादर की बात हो रही है। दूसरा, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट में एविडेंस देने की इजाजत नहीं है। Unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at the time when he could have been begotten. इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो ये कहता है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसको आप खंडित नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कहता है कि अगर आपने ये साबित कर दिया कि उस पर्टिकुलर पीरियड में आपकी पहुंच नहीं थी, ऐसा इसका मतलब होता है जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की स्थिति में थे, तो अगर आपका नहीं था, अगर ये आप प्रूव कर सकते तो वैसे स्थिति में इसको रिबट किया जा सकता है। जो प्रूफ अलाउ नहीं करेगा तो कैसे? पहली चीज है कि मदर की लेजिटिमेसी प्रूफ नहीं करनी है। ये रिलेशनशिप किसके बीच है? फादर एंड चाइल्ड के बीच, कि कौन उसका धर्मज संतान है, किस पति का और मतलब किस पुरुष का वो संतान। हमने कहा आपको कि शादी के एक सत्तावादी हमने क्या कहा था? गर्भधारण की पीरियड 280 दिन, शादी के 107 दिन के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं। न्यायालय, कोर्ट ये मान के चलेगा कि जिससे शादी हुई है उसी का संतान चाहे एक हफ्ता में जी, एक हफ्ता में बच्चा तो ये उसी के, इसके अकॉर्डिंगली। आप बताइए। दूसरी चीज हम कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ है। इस साक्ष्य का खंडन करने के लिए आपको साक्ष्य देने की इजाजत नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं अगर आप ये प्रूफ कर दिए कि उस ड्यूरेशन में जिसमें बच्चा पैदा हो सकता था ऐसा नहीं थी, तो अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो इस साक्ष्य का खंडन किया जा सकता है। बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा नियम होता है? दूसरी चीज, विवाद की स्थिति में क्या डीएनए टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है? याद कीजिए, ये मामला सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला है? सिविल मामला है। लेजिटिमेसी प्रूफ कर रहे हैं ना, तो मामला सिविल है, तो क्या आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 लागू होगा? नहीं होगा। यानी हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं तो ब्लड का सैंपल दो, डीएनए टेस्ट करा लें। क्या हो रहा था आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में? किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उसके ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मामला अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का है,
अपराध हुआ है तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 लागू नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 21 भी है जो आपको राइट टू प्राइवेसी देता है। तो आपके जो एकांतता और आपकी निजता का जो अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद प्राइवेसी, इन सब का तो हनन हो रहा है। तो क्या आप आदेश दे देंगे? एक तरफ तो ये फैक्ट है, दूसरी तरफ अगर हम इजाजत नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति के लेजिटिमेसी प्रूफ नहीं होगी जिसका बाप उसको अपनी संतान होने से मान नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है कि मेरी संतान नहीं है। तो दो बातें उठेंगी, एक तो बच्चा लावारिस की श्रेणी में आ जाएगा और उसकी माँ चरित्रहीन कहलाएगी। दो बातें कैरेक्टरलेस कहलाएगी और बच्चा लावारिस, इस तरह की संख्या बढ़ जाएगी। तो कोर्ट को बीच का रास्ता निकलना होगा। सर लॉ किसी को इलेजिटिमेट चाहिए नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? लेजिटिमेसी इलेजिटिमेसी, हम यहाँ कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहे हैं और चाइल्ड की लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं। और लेजिटिमेसी किसके कंसर्न में? फादर के कंसर्न में कि उसका पिता है कौन, हम उसके कंसर्न बात कर रहे हैं क्योंकि एविडेंस देना है ना आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? बर्डन ऑफ प्रूफ कर रहे हैं। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ? वह व्यक्ति तो यह साबित कर सकता है अगर उसका हस्बैंड है कि इस बीच जिस वक्त इसका जन्म होना था हमारे इसके पहुंचने की बात खत्म हो जाएगी। यह प्रिजम्पशन लागू नहीं होगा। लेकिन तब यह है कि किसका है फिर? अगर है तो फिर किसका है? कई बार ऐसा होता है कि रेप्ड विक्टिम है और उससे बच्चा पैदा हो गया, तो क्या हम उसको कहें कि पता करें कि इसका बाप कौन है और गैंग रेप हुआ हो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहली स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति को डीएनए सैंपल या ब्लड टेस्ट देने के लिए कॉम्पेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात आएगी बच्चे के परवरिश, उसके लावारिस होने की घोषणा, उसके माँ के चरित्रहीन होने के लांछन पर, तो वैसे स्थिति में कोर्ट पेश का निर्णय लेता है और यही जुडिशियल ब्रेन इस्तेमाल करता है कि हम क्या करें। और वैसे स्थिति में वो किसी पर्टिकुलर मामले में जहाँ एकदम एस्टेब्लिश्ड है कि ये व्यक्ति ही हो सकता है, वैसे व्यक्ति को कहेगा कि आप ब्लड दीजिए। और जब वो ब्लड देगा तो ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं। कारण आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति अपराध का व्यक्ति, ठीक है। हमने इस चीज में क्या देखा? पहली चीज कि लेजिटिमेसी किसके बीच सिद्ध करनी है हमको? चाइल्ड और फादर के बीच। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप इस पे मौन हैं तो 1 सप्ताह का बच्चा भी उसी व्यक्ति का बच्चा कहलाएगा जिससे अभी शादी हुई है, मैरिड रिलेशन। और अगर रिजॉल्व हो चुका है मैरिज, चाहे बाय द डेथ और बाय द डिवोर्स, तो 280 दिनों के बीच में अगर ये बच्चा पैदा लेता है तो वही व्यक्ति है जिससे इसकी मैरिड रिलेशन। समझ रहे हैं? और चूंकि ये एविडेंस का है तो ये सब पे लागू होगा। मुस्लिम लॉ पे यहाँ तक